at the neutral axis and end dash where A dash and BB dash are cut at these points, where A dash and BB dash are cut at these points. Taken a point P dash Q dash. Taken a point P dash Q dash on A dash and BB dash. Taken a point P dash Q dash on A dash and BB dash, which is situated at a distance z, from point P and Q, z from a point P and Q at neutral axis. मैं इस बीम पर आप देखो, ये आपकी बीम है, सब कुछ ऐसे ही रखा है बिना मोड़े। जब मैं इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगी तो इसका मतलब है जो पी क्यू है वो पी डैश क्यू डैश के बराबर रहेगा। जैसे ही फोर्स लगा दूंगी तो पी डैश क्यू डैश बढ़ जाएगी और पी क्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले तो हम लगाएंगे कि फोर्स हम अप्लाई नहीं करते और फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, Q equals to P dash Q dash. Question number first. हमें निकाला बेंडिंग मोमेंट। अब लिखो now on applying an external force, on the beam, external force on the beam, comma, it can be deformed. In deforming position, the length of PQ, अब मुझे बताओ PQ में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा? जब डिफॉर्मिंग हो जाएगा उसके बाद PQ में नहीं आएगा क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पर है। क्या लिखवाया मैंने? इन डिफॉर्मिंग पोजीशन द पॉइंट P and Q doesn't change because, अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस पर है। बिकॉज P and Q points are situated at neutral axis. But above the PQ line, the plane will be deformed or expanded. The plane will be deformed or expanded. So, or expanded. So, the length of P dash Q dash, the length of P dash Q dash is greater than PQ. Full stop के बाद देखिए, below the PQ line, the plane will be deformed or compressed. अब निकालती हूँ
मैंने कहा ये फाई लिखवाया था थीटा लिखवाया था, ये चेक कर लो पहले। फाई था, चलो फाई कर लेते हैं। अब क्या कर रही हूँ मैं, पी क्यू आर की लेंथ निकाल रही हूँ। लिखिए आर नहीं, पी क्यू आर की लेंथ निकाल रही हूँ, ठीक है। देखिए द लेंथ ऑफ पी क्यू आर, नेक्स्ट लाइन में लेंथ ऑफ पी क्यू आर कितनी होगी? पी क्यू आर की लेंथ एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, आर इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। अब पी क्यू की रेडियस कितनी है? आर। एंगल कितना है? कितना हो जाएगा इसकी रेडियस? आर। नंबर सेकंड। अब निकालूंगी पी डैश क्यू डैश की लेंथ। देखिए अब लेंथ ऑफ आर पी डैश क्यू डैश, लेंथ ऑफ आर पी डैश क्यू डैश, पी डैश पहले तो बराबर थी जब हमने डिफॉर्म नहीं किया था, लेकिन अब डिफॉर्म करने के बाद ये चेंज हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस? अब एंगल अब लिखिए द इंक्रीजमेंट इन लेंथ ऑफ द इंक्रीजमेंट लेंथ ऑफ पी डैश क्यू डैश, लेंथ ऑफ पी डैश क्यू डैश कितनी होगी? इंक्रीजमेंट कितनी है लेंथ में? डेल्टा। तो डेल्टा चेंज निकालना है लेकिन फिर तो डीएल ले लेते हैं। चलो चेंज इन लेंथ पी डैश क्यू डैश को माइनस कर देंगे, पी क्यू कितना बचेगा? आर फाइव प्लस जेड फाइव माइनस आर फाइव, कितनी चेंज नंबर। और पी क्यू बराबर जब हमने फोर्स नहीं लगाया था तब ये था कंडीशन, जब नहीं लगाया था तब ये था, तो इसमें कितना होगा? आर दोनों के लिए, लेकिन इसके अंदर चेंज आएगा, इसमें और लिखो आर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है? dl। इनिशियल लेंथ कितनी थी? pq। dl कितना आया? z5। pq कितना था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ गया? लेंथ में चेंज होता है तो कौन सा वो निकलता है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा निकलता है? तो यंग निकालेंगे हम इसके अंदर। देखिए इफ young modulus of plasticity is y, young modulus of plasticity is y, then देखो y होना क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस निकालो कितना हो जाएगा? y इंटू स्ट्रेन, y स्ट्रेन की वैल्यू z अपॉन r भी निकाला था, क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रेस भी निकला है।
अब इसी टॉपिक में एक डायग्राम और बनाओ। ये तो एक बीम है, एक दूसरी बीम और ले रहे हैं इसके अंदर। ये भी बीम है, इसका नाम दो पी क्यू आर एंड एस। दोबारा बनाना है? हाँ, ये दूसरी बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ से अब मैंने एक जो भी जेड डिस्टेंसेस पहले तो हमने पूरा लिया था बहुत बड़ा सा पी क्यू, जिसका हमने पी डैश क्यू डैश चेन निकाले थे। अब मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उसका एरिया कितना है, डेल्टा। ये दूसरी, हाँ एरिया है। चलो बनाओ इसे। टॉपिक यही चल रहा है। इसके बाद तुम्हारा कैंटिलीवर और रह जाएगा, फिर मैंने कैंटिलीवर के बाद वो आ रहा है। ये सब नहीं पढ़ा हुआ जो अब पढ़ रहे हो, और यही आता है पेपर में। पुराना वाला कम आता है, क्यों कम आता है, क्योंकि वो 12th का सिलेबस है इसलिए। हाँ, और नया वाला आएगा, ये जो पढ़ना चालू करा है वो आएगा। या तो वो रिलेशन आएंगे जो मैंने रिलेशन 4 करवाए, और या ये आएंगे जो करवा रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट, कैंटिलीवर, उससे पहले जो करवाया था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन वाला, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर, ये सब आता है लास्ट। बन गया, लिखो। नेक्स्ट आगे देखो, लेट अस कंसीडर अ बीम PQRS। PQRS which are perpendicular to the bending plane, bending, where line MN is a neutral axis. Let PQ equal to B, मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ मान रहे हैं इसकी, PQ equals to small b and QR equals to small d. Small b और QR है small d. ठीक है, अब लिखिए, on bending the beam, above the neutral axis, on bending the beam, comma, above the neutral axis, the planes are expanded, and below the beam, below the neutral axis, planes are compressed. Full stop. Consider a small element. Whose cross-sectional area is delta A. Comma, the force which is applied on area element, the force which is applied on area element. निकालते हैं फोर्स। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस एरिया।
स्ट्रेस निकाला ना, वाई जेड अपॉन आ रहा है, वाई जेड अपॉन आ रहा है, देखो स्ट्रेस और एक ये कितना है, ये आगे लिखो, द टॉर्क विच इज आगे लिखिए, टॉर्क टॉर्क produced in beam with respect to neutral axis टॉर्क निकालना है, आ जाओ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बेंडिंग मोमेंट ही तो निकालना है, बेंड करने में कितना मोमेंट लग रहा है, बेंड करने में क्या लगेगा, टॉर्क ही लगेगा, टॉर्क ही निकालना पड़ेगा बेंड करने के लिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना निकालना है, y z अपॉन r इनटू डेल्टा m। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एरिया एलिमेंट की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ना z, तो कितना निकल गया मेरा y z स्क्वायर अपॉन r इनटू डेल्टा। एक बात और सुनो, ये जो टॉर्क निकला है वो केवल इस एरिया एलिमेंट का है, अगर पूरी बीम का निकालना है तो समीशन करना पड़ेगा इसमें, लिखो इसे। अब आगे लिखो, देखिए टोटल टॉर्क ऑन पी क्यू आर एस पूरा निकालना है, समीशन लगा दी। देखो तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, एरिया चेंज बड़ी होती जाएगी तो एरिया बढ़ता जाएगा, और जेड जेड डिस्टेंस है, आप ऊपर जाओगे तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी, तो समीशन किस किस पे चलेगा, डेल्टा a1 और जेड लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कर रहे हो अभी, बाइंडिंग और मूवमेंट, मैं भी नहीं हुआ, देखो वेयर समीशन के अंदर ये डेल ए जेड स्क्वायर, del A z square is known as moment of inertia, which is known as moment of inertia, which is I equals to mr square होता है ना, यहाँ ये चल रहा है उसकी जगह, तो I equals to mr square है, हाँ, अरे तो ये वो ज्योमेट्रिकल के लिए है, ये मास नहीं है, ये एरिया है, तो ज्योमेट्रिक में आई नहीं लिखूंगी, आई जी लिखूंगी, आई जी ज्योमेट्रिकल के लिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज डिनोटेड बाय आई जी, या ब्रैकेट में लिख देना आई जी। अब आ जाओ, देखो समीशन डेल ए जेड स्क्वायर, ये एरिया है और ये क्या मेरा जेड स्क्वायर, टोटल एरिया कितना मान लिया मैंने, स्मॉल ए, और जेड को मान लिया मैंने किसके बराबर हो गई, एक डिस्टेंस है, जेड मान लो या फिर के मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तो डेल ए जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर। आगे लिखो, ये लिखो पहले क्वेश्चन, आगे लिखिए, therefore
therefore torque produced in beam with respect to neutral axis mn। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों मेरे आईजी के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाल के मैं टॉर्क अब देखते रहो, मेरा टॉर्क निकल रहा है, यहाँ देख रहे हो y अपॉन r डेली जेड स्क्वायर को क्या डेली जेड स्क्वायर लिख लो या एक स्क्वायर लिख लो या आई जी क्या लिखना है ऐसे आई जी। तो यही हमारा बेंडिंग मोमेंट है, जो मेरा टॉर्क है वही किसके बराबर होगा बेंडिंग का। जितना आप टॉर्क लगाओगे उतनी वो बेंड होगी, तो यही क्या कहलाता है बेंडिंग मोमेंट। तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट को डिनोट किया जाता है जी से, तो ये क्या कहलाता है मेरा बेंडिंग। तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, हां बेंडिंग मोमेंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट लिख दिया, आपको मान लिया y अपॉन r आई जैसे ये सारे where yig is known as flexural rigidity FLEXURAL flexural rigidity फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब चलो तुम लोग दो चार आईजी की वैल्यू लिख लो कि अगर आपको रेक्टेंगुलर मिल जाए बीम तो उसके लिए आईजी क्या होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, सबके लिए अलग अलग होता है, सॉलिड के लिए अलग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अलग अलग लिखवा रही हूँ दो तीन चीजों के लिए। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पहला लिखो, साइड में लिखते जाना, सॉरी देखिए फॉर रेक्टेंगुलर बीम आई जी इक्वल टू लिख दो, कितना होगा इसके लिए, आई जी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू, बी डी और डी की पावर 3 मतलब डी क्यू ओवर 12, ये आई जी के लिए बी डी क्यू ओवर 12 रेक्टेंगुलर के लिए। नेक्स्ट लिखो फॉर सर्कुलर बीम के लिए लिखिए पाई r4 अपॉन 4 एक और लिखो फॉर hollow cylindrical beam, for hollow cylindrical beam तीन है तुम्हारे सिलेबस में, तीनों के लिए I G equals to pi upon 4 r upon 4 minus r whole square। hollow का मतलब है दो रेडियस होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। खत्म टॉपिक। हम ऐसे वीडियो को खत्म हो गया कैंटिलीवर है, इसका बगल में काटने के लिए खत्म। कैंटिलीवर के दो केसेस हैं बहुत बड़े बड़े, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। अब डालिए नेक्स्ट टॉपिक कैंटिलीवर, CANTI फिर लीवर LEVER लीवर LEVER कैंटिलीवर। देखो होता क्या कैंटिलीवर ये समझ लो,
देखो कैंटिलीवर क्या होता है, देखो समझो कैंटिलीवर क्या होता है। ये कोई बॉल है, ये रही बॉल, इस पे मैंने बीम लगा दी, अटैच कर दी, ये कैंटिलीवर हो गया। अब बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस भी होती है। अब आप क्या करोगे, ये तो इससे अटैच ही रहेगी, दीवार कभी हिल नहीं सकती। अब इसको पकड़ के आपको क्या करना है, बेंड करना है। बेंड जो करोगे तो कौन सा हिस्सा पकड़ के बेंड करोगे, लास्ट वाला। तो ये ऑन करके झुकेगी, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाली सरफेस की लाइन बढ़ जाएगी, नीचे वाले की कम हो जाएगी। उसे बोलते हैं कैंटिलीवर। जब किसी एक वॉल से बीम को अटैच करके उसे बेंड किया जाता है तो जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर। आगे समझ में। अब यही काम करना है, एक दीवार लूंगी, उससे बीम जोड़ दूंगी और उसको घुमा दूंगी, नीचे लटका दूंगी, या वेट, या तो उसे मत लटकाओ, मत खींचो इस पर फोर्स, इस पर ऐसा करो कोई वेट लटका दो भारी सा, इसके कोने पे जब वेट लटकेगा तब भी वो लटक जाएगी नीचे, तो वो कैंटिलीवर। चलो डायग्राम बनाओ कैंटिलीवर का। ये बॉल है, सुन लो जरा, बाद में बनाना। देखो इधर, ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बीम रखी है, ये वॉल है। अब मैंने वेट लटकाया यहाँ से, जो मिड पॉइंट था बीम का, कि उसकी डिस्टेंस ये है, सब पूरी बीम जो है उसकी लेंथ है एल। वेट लटकाने पर ये झुक जाएगी बीम, और ये झुककर पहुंच गई बी डैश पर। तो ये जो पी था, ये न्यूट्रल एक्सिस है बीच वाली, जहाँ पर ये पॉइंट पी रखा होगा, ये कहाँ पर आ गया, बी डैश पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स और वाई। आगे समझो, चलो बना लो इसका। ये कैंटिलीवर है। 10 तारीख तक हो जाएगा शायद तुम्हारा। आज कौन सी 7 तारीख। डेफिनेशन लिखो इसकी। ए बोलो, एक हॉरिजॉन्टल बीम, एक हॉरिजॉन्टल बीम whose one end, one end
tightly attached with a wall. Is tightly attached with a wall. And other end is suspended by a weight. Suspended by a weight. This is known as cantilever. This is known as cantilever. डायलॉग चेंज करेंगे. क्या हुआ? कॉपी कैसे बंद हो गई? अभी कहाँ? हो गया पूरा स्लाइड हो गई. चलो रख लो.